हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीजी मैथ सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लेकर आया हूं, जिसका फुल एनालिसिस मैं आपके सामने अपने चैनल पे करने वाला हूं। तो ये पेपर हमारे पास जो है ये 18 जनवरी 2025 का है, फर्स्ट मीटिंग का है। तो इसमें जिसके पास जो भी सेट हो तो अपना एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसके लास्ट में कट-ऑफ का विश्लेषण भी देने वाला हूँ। तो फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग मेरे चैनल के साथ। मैं आपको जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा 18 जनवरी को जो हुई थी उसका एनालिसिस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैथ का एनालिसिस करता हूँ। कह रहा है पहला क्वेश्चन, आप सभी लोग देखिएगा। 300 ml की पानी की 17 बोतल तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। मतलब कि पहला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है 300 ml की पानी की जो बोतल है, कितनी बोतल है? बोतल 17 बोतल है, और 130 ml जूस की बोतल है, और जो कि कितनी हमारी 30 बोतल है। ठीक, इसको एक जग में, एक बड़े से जग में इनको डाल दिया गया। तो पूछ रहा उस जग में टोटल कितना द्रव आया। इसका ऑप्शन है 8, 9, 10 और 11। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि एक बोतल में 300 ml पानी आता है, तो 17 बोतल में कितना पानी आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो टोटल पानी की मात्रा कितनी होगी? पानी की मात्रा ये निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 300 गुणते 17, तो ये कितना हो जाएगा? 17 शून्यम शून्य, 17 शून्यम शून्य, 17 तिक्का 51, मतलब 5100 ml। अब टोटल जूस की मात्रा, तो ये जूस, एक बोतल में जूस की मात्रा कितनी है? 130 ml, और बोतल कितनी है? 30। तो इसमें हम गुणा कराएंगे इसका भी, तो 0 2 0 हो जाए, 13 39, 3900 ml जूस था और 5100 ml पानी था। इन दोनों को टोटल कर देंगे क्योंकि हमको एक ही जग में डालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 5100 और 3900 ml। ये टोटल आएगा हमारा 0 0 9 1 10 की 0 हासिल 1 5 3 8 9 9000 ml। आपका क्वेश्चन जो दिया गया है वो लीटर में, आंसर जो दिए गए हैं वो लीटर में आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। आप इसमें 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, आपका आंसर आएगा 9 लीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 20.0925 को सरलतम रूप में, सरलतल भिन्न रूप है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 0 हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, और कितने जीरो पढ़ेंगे? 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे पढ़ेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है, तो दोनों संख्या 5 से कट होंगी। कट करते हैं। 5 चौको 20, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, बचेगा 4, 42 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 और 5 25। इसको कट करते हैं। 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य और 5 शून्यम। फिर से एक बार करते हैं। 5 अट्ठे 40 और 0, 5 एकम 5 और ये 5 सत्ते 35। इसको कट करते हैं। 5 चौको 20 और ये 2 जीरो, तो 80 17 बटे 400। तो ये आपका आंसर होगा 80 17 5 अट्ठे 40, भाग में खाई 0 आ गया, 5 3 15 होगा। 80 37 बटे 400। ये आपका ऑप्शन इसमें सही होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। एक व्यक्ति है हमारा कोई सुरेश। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये बुकलेट हमारे पास जी की है, जी नंबर बुकलेट है, बुक सेट जी है हमारा, जिसका क्वेश्चन नंबर 43 है। तो क्वेश्चन कह रहे सुरेश अपने चाचा से मिले। सुरेश एक कोई लड़का है जो अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः सुबह 9 बजे अपने घर से चला। तो सुबह 9 बजे, प्रातः 9 बजे वो घर से चला। ठीक, घर से चलता है, वह 10 मिनट पैदल चला। पैदल कितना चला? पैदल चलता है 10 मिनट। ये आवर होता है हमारा, घंटा होता है, ये मिनट होता है। तो ये मिनट की तरफ लिखेंगे, 10 मिनट वो पैदल चलता है। इसके बाद 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की। बस से कितनी यात्रा करता है? 1 घंटा और कितना? 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट वो बस से यात्रा करता है। इसके बाद फिर वो 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंच गया। फिर से पैदल चला वो, पुनः पैदल चलता है और 15 मिनट में वो चाचा के घर पहुंच जाता है। तो कुल मिला के वो 9 बजे घर से चला था, उसको कितना टाइम लग गया? ऐड कर देते हैं, 5 5 10, 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 9 1 10, मतलब वो 10:30 बजे अपने चाचा के घर पहुंच गया। फिर कह रहा है वह 3 घंटा 20 मिनट रुका। चाचा के घर कितना रुकता है? 3 घंटा और 20 मिनट रुका चाचा के घर में। तो मतलब क्या हो गया? 0 3 2 5 और 10 3 13। हमारी घड़ी जो होती है वो 12 बजे के बाद 13 नहीं बजाती हैं, 1 बजा देती हैं। तो मतलब 1:50 पे वो चाचा के घर से चल दिया और 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। तो अपने घर कितने बजे पहुंचता है? 3:30 बजे अपने घर पहुंचा। चाचा के घर से चला कितने बजे था? 1:50 पे चला था। तो पूछ रहा है वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा। तो इसको लेस कर लेंगे, 0 से 0 घट गया, 0 आएगा। अब 3 में से 5 घटेगा नहीं, इसने अपना 1 घंटा इसको दे दिया। 1 हासिल लेते हैं, लेकिन ये घंटा है और ये मिनट है। तो इसने जब 1 अपना इसको दिया तो ये बन जाएगा 60 हो जाएगा। तो 6 3 9, 9 में 5 गया 4 और 2 में 1 गया 1। 1 घंटा 40 मिनट उसको लगता है चाचा के घर से वापस अपने घर आने में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 4 और बुकलेट में हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, देखिए कह रहा है सभी अंकों, कुछ अंक हमें दिए गए हैं 4 2 0 एंड 7। कह रहा है प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी पहले निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी निकालते हैं तो क्या बनेगी? 7 4 2 0 और सबसे छोटी तो क्या होगी? 2 0 4 7। अब इसमें अंतर पूछा तो घटा देंगे, 0 में 7 जाएगा नहीं, 10 में 7 गया 3, बचा यहाँ पे 1, इसने इसको हासिल दिया। 11 में 4 गया 7, 3 7 में 2 गया 5, 53 73। इसका आंसर होगा सी, 53 73। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं 90 का अभाज्य गुणनखंड। 90 के प्राइम फैक्टर बताने हैं आपको, 90 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो 90 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे, अभाज्य संख्याओं से 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से करते हैं, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड आपके 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। अब ये 3 हमारे 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणते 3 का स्क्वायर गुणते 5। तो ये आपका आंसर सही होगा इसका सी, 2 गुणते 3 का स्क्वायर गुणते 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए देखते हैं कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
9432 डिवाइडेड बाई 1.25 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 7545.6। अब देखिए कह रहा इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, 9.432 डिवाइडेड बाई 12.5। अब देखिए यहां पर 1.25 था, यहां पर 12.5 है। इट मीन्स यहां पर कहीं भी दशमलव नहीं लगा था। तो यहां जब दशमलव हम हटाएंगे तो यहां नीचे हमारा जीरो बढ़ता है, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। और ये वाला डेसिमल जब पॉइंट खिसका के हम इस प्लेस पे लाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा हमारा 4। तो 4 जीरो जब बढ़ जाएंगे, अब 4 जीरो से इसमें जब डिवाइड करेंगे 10,000 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव हमारा 1 2 3 4, इट मीन्स 7 से पहले लग जाएगा, 0.75456। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। 47 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहा है इन संख्याओं का 1.1, 1.01, 1.001 और 0.01 और कुछ दो संख्या और दी गई, इन सभी का योगफल पूछ रहा है। तो हमेशा देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो पॉइंट डेसिमल के नीचे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना होता है। तो अगली संख्या लिखी हमारी 1.001, फिर लिखा है 1.001, अगला है 0.01, फिर अगला है 11.01, अगला है 111.1001। इन सभी का ऐड करना, योग ज्ञात करना। तो हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के बाद यदि कोई नंबर है तो इन सभी को पहले बराबर कर लेते हैं। अब इसमें देखिए आप जीरो इसमें बढ़ाते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें 2 कम है, 2 जीरो दे दिए, इसमें भी 2 जीरो, इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो और इसमें 3 जीरो। आप सभी को ऐड कीजिए, 1 1 आएगा, फिर 0 0 1 1 आया, फिर 0 1 1 2 1 3, फिर 1 1 2, इधर ऐड करते हैं 1 1 2, 1 1 2 3 4 5 5 1 1 2, 125.2311। इसका आंसर सही होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होती है। तो एक, इट मीन्स 1 ही एक ऐसी संख्या होती है बेटा जो सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर है। कह रहा भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 या क्वेश्चन नंबर 9। आप भाज्य बराबर क्या होता है, इसमें फार्मूला लगा दीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल और प्लस शेषफल रखिए इस फार्मूले में। तो भाजक हमारा कितना है 51, गुणते भागफल 16 प्लस शेषफल कितना है 27। 16 एकम 16 की 6 हासिल 1, 16 25 80 81 प्लस 27, इनको ऐड कर देंगे। 7 6 13 की 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 843। इसका आंसर कितना होगा 843। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है या क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 3 प्लस 3 अपॉन 100 प्लस 3 अपॉन 1000 प्लस 3 अपॉन 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐड करके बताना था कि इसका आंसर कितना आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पे 6 जीरो है तो इसको भी 6 जीरो कीजिए। 3 पहले से हैं, हमने 3 बढ़ाने हैं, 1 2 3। अगर नीचे हर में अगर कोई चीज बढ़ाते हैं
ये गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो अंश में भी करना होता है, तो 3 जीरो हमने इधर भी बढ़ा दिए। अब इधर 4 जीरो कम है तो 1 2 3 4 बढ़ा दिए, इधर भी 1 2 3 4 जीरो बढ़ा दिए। इधर हमारे 6 जीरो कम है पूरे पूरे, तो 6 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 जीरो। आप सभी को ऐड कर दीजिए। सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6। आप सभी को ऐड कीजिए, 3 0 0 0 मत इट मीन्स 3 आ गया, फिर 0 0 0, फिर 0 0 और ये 0, फिर 3 0 0 मतलब 3 आएगा, फिर 3 0 3 आएगा और ये 0 फिर 3। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स यहाँ पे दशमलव लगेगा। आंसर आपका होगा 3.033003। ये आंसर आपका होगा, ऑप्शन आपका सही होगा इसका बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6:30 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण क्या होगा? 6 बजे, शाम को 6 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनता है बेटा? तो ये हमारी घड़ी होती है, ये यहाँ 12 होता है बेटा, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है। अब 6 बजे हमारी घड़ी की सुइयों की स्थिति ऐसे होगी बेटा, तो इनके बीच कौन सा एंगल बनना है बेटा? स्ट्रेट लाइन एंगल, इट मीन्स सरल कोण बनना है। कौन सा कोण बनना है? सरल कोण 180 अंश का बनना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 52, कह रहा है एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का कोई साइकिल का पहिया है बेटा, इसमें टोटल 24 तीलियां हैं और कह रहा 2 तीलियों के मध्य एंगल हमको बताना है, 2 तीलियों के मध्य एंगल फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, ये जो साइकिल का पहिया होता है वो हमारा वृत्त के समान होता है और वृत्त का संपूर्ण कोण कितना होता है? पहिए का संपूर्ण कोण, पहिए का संपूर्ण कोण होता है हमारा 360 डिग्री और पहिए में तीलियां कितनी है? 24। तो 24 तीली से भाग कर देंगे तो हमारा 2 तीलियों के बीच में कोण निकल आएगा। तो इसमें भाग करते हैं, 6 चौको 24, 6 रंग 36, 6 शून्य 0। 4 से भाग करेंगे, 4 कम 4 बचेगा 2, 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो 15 डिग्री का कोण होता है, 15 अंश का कोण होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें आपको 4 आयत दिए गए हैं और पूछ रहा सबसे अधिक किसका क्षेत्रफल है और कितना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको रफ करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले फिगर में देखेंगे हम लोग, ये दिया गया है, यहाँ 10 है, यहाँ 18 है। अब आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। तो ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, इनका गुणा कराएंगे आएगा 180, 18 दाम 180। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा ये 14 है बेटा, ये भी 14 है, इनका गुणा कराएंगे तो आएगा 196। फिर अगला है, ये हमारा 12 है बेटा, ये है 16 का गुणा 12 में कराएंगे तो 16 दाम 160 और 16 दूनी 32 आएगा 192। ये हो गया ए पार्ट, बी हो गया, ये सी हो गया बेटा और ये डी आया। चौथा आया था हमारा, ये कितना दिया गया बेटा? ये 17 है और ये 11 है। 17 का गुणा 11 में कराएंगे, 17 दाम 170 और 17 कम 70, ये हो जाएगा 187। अब आप स्वयं देख लीजिए कौन से आयत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है बेटा? 196। इट मीन्स ऑप्शन बी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। आप लोग सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए, कह रहा है लेफ्ट हैंड पे बाएं हाथ पे प्रश्न दिए गए हैं और दाएं हाथ पे PQRS दिए गए हैं। उपयुक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए Q और R ने मिलकर
कितने प्रश्न पी और एस से दोनों से अधिक किए। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि क्यू ने कितने हल किए हैं। तो क्यू ने कितने हल किए हैं, क्यू ने किए हैं 6 क्वेश्चन। आर ने कितने किए हैं, आर ने किए हैं 10 क्वेश्चन। तो क्यू और आर ने टोटल कितने कर दिए, 16 क्वेश्चन। अब बात करते हैं पी एस की। तो पी ने कितने हल किए हैं, 4 क्वेश्चन, और एस ने कितने हल किए हैं, 8 क्वेश्चन। तो पी एस ने टोटल कितने हल किए, 12। तो अब ज्यादा किसने किए, क्यू आर ने मिलके किए। कितने ज्यादा किए, इसने 16, इसने 12। कितने ज्यादा किए, 4 क्वेश्चन ज्यादा किए हैं। तो इसका आंसर सही होगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए। तो 33/40 में क्या घटाया जाए, 33/40 में मान लेते हैं x घटाया जाए, तो हमें प्राप्त कितना होगा, 11/40 प्राप्त होगा। प्राप्त होने का मतलब बराबर के उधर आएगा। अब इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x को ले जाएंगे इधर, ये माइनस का बेटा ये प्लस का हो जाएगा, और इसको उठा के इसके पास ले आएंगे। तो 33/40 माइनस 11/40 बराबर x। अब 40 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 33 माइनस 11 इज इक्वल टू एक्स। 33 में 11 घटाएंगे बेटा आएगा 22, 22/40 बराबर एक्स। अब ये दोनों नंबर कट सकते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। तो आंसर हमारा होगा 11/20। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी बेचता है। 1 रुपए की 5 टॉफी खरीदता है। अब खरीदना का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। 1 रुपए में उसने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी है, 5 टॉफी। मतलब एक टॉफी उसको कितने की पड़ी होगी, एक टॉफी का मूल्य निकालो। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है बेटा। 100 पैसे में 5 टॉफी मिली। एक टॉफी का मूल्य, एक टॉफी का मूल्य निकाल लेते हैं बेटा, कितना, उसको 20 पैसे की एक टॉफी पड़ी। अब वो एक टॉफी 1 रुपए में 4 टॉफी बेचता है। मतलब 100 पैसे में विक्रय करता है बराबर 4 टॉफी। मतलब 100 पैसे की 4 टॉफी बेच देते हैं। मतलब एक टॉफी का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये क्रय मूल्य हो गया बेटा। एक टॉफी का विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 100 पैसा बटे 4 टॉफी। मतलब 25 पैसे की एक टॉफी बेच रहा है। 20 पैसे की एक टॉफी खरीदी और 25 पैसे की एक टॉफी बेच दी। क्वेश्चन कह रहा है कि 125 रुपए का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी उसको बेचनी है। तो टोटल लाभ कितना, अब इसने 20 पैसे की खरीदी और 25 पैसे की बेच दी, तो उसको लाभ कितना हुआ, 5 पैसे का हुआ। 5 पैसे का उसको लाभ हो गया। अब उसको बेचना कितना है, 125 का लाभ कमाना है। तो टोटल लाभ कितना कमाना चाहता है वो, टोटल लाभ 125 रुपए कमाना चाहते हो। तो कितनी टॉफी बेचे, तो कुल टॉफी की संख्या पूछ रहा है। कुल टॉफी की संख्या पूछ रहा है। तो कुल टॉफी की संख्या 125 रुपए में, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 100 पैसा। और एक टॉफी में 5 पैसा उसने कमाया, तो 5 इसमें भाग कर देंगे। तो 5 दूनी 10 और 5 25। मतलब 2500 टॉफी जब वो बेचेगा तो उसको 125 रुपए का लाभ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा हमारी 50 मीटर है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, एक वर्गाकार पार्क ही है हमारा। ये वर्गाकार, इसकी भुजा बेटा 50 मीटर है। फिर कह रहा है इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। मतलब एक रास्ता बेटा 2.5 मीटर, ऐसे ये क्वेश्चन हमारा 2.5 मीटर एक रास्ता है चारों तरफ इसके। ठीक, कह रहा है इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा।
इस पथ मतलब इस रास्ते को समतल कराना है उसको, तो कितने रुपए का खर्च आएगा। तो सबसे पहले बेटा इसका एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो बाहर का एरिया कितना हो जाएगा, बाहर का क्षेत्रफल, बाहर का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, वर्ग के बाहर का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 50 गुणते 50 मतलब 2500। अब अंदर की भुजा निकाल लेते हैं। तो ये हमारी ये भुजा कितनी आएगी, ये भुजा आएगी हमारी आंतरिक भुजा। जब निकालेंगे ये हो जाएगी बाहरी भुजा माइनस 2 गुणते चौड़ाई, क्योंकि दोनों तरफ से चौड़ाई इतनी, ढाई ये कम हुई, ढाई ये कम हुई। तो ये हो जाएगी बाहरी भुजा हमारी 50 थी माइनस 2 गुणते चौड़ाई हमारी कितनी है 2.5। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2, 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 मतलब 45 आ गई, 45 मीटर। अब आंतरिक क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आंतरिक क्षेत्रफल आएगा हमारा आंतरिक क्षेत्रफल, ये आएगा 45 गुणते 45। इसका गुणा कराएंगे तो 45 पंचे 225 की 5 हासिल लगे 22 और 45 चौको होता है 180। 180 में 222 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 202। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बाहरी क्षेत्रफल में अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हमारा बाहरी हो गया 2500 और अंदर का हो गया 2025। इसमें घटाएंगे बेटा 10, 0 में 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 5 गया बेटा 5, 9 में 2 गया 7 और यहां बचेगा 4 में 0 4, 475 मीटर स्क्वायर आ गया बेटा। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 10 रुपए बेटा। तो कुल खर्चा आ जाएगा, कुल खर्च होगा हमारा 475 गुणते 10 मतलब 4750 रुपए का टोटल खर्च आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपए में खरीदा। टीना नाम की कोई लड़की है जिसने 55,000 रुपए का एक स्कूटर खरीदा। तो स्कूटर का मूल्य कितना होगा बेटा, स्कूटर का मूल्य, स्कूटर का मूल्य होगा हमारा 55,000 रुपए। फिर उसने 34 रुपए स्कूटर की मरम्मत पर खर्च किए। तो मरम्मत पर खर्च ये उसका एक्स्ट्रा खर्च हो गया, कितने 34 रुपए। तो स्कूटर उसको कितने की पड़ी, तो स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य, स्कूटर का नया मूल्य जो कि उसको पड़ी, इसने अपनी जेब से दिए। तो 00000044538 और ये 58,400 रुपए की स्कूटर उसको अब पड़ गई है। फिर कह रहा है स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपए में बेच दिया। कितने बेच दी, 56,030 रुपए में स्कूटर बेचा अपने दोस्त को। अब ये बताया 58,400 का स्कूटर पड़ रहा है और 56,030 का बेच रहा है तो उसको घाटा होगा ना, कितनी हानि होगी, इसको माइनस करके निकाल लेंगे। 0 में 0 0, 0 में 3 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 10 में 3 गया 7, 3 में 0 3, 8 में 6 गया 2, 2,370 रुपए का उसको हानि हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इसका ऑप्शन सही होगा बी। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। ये कह रहा है 5/22 प्लस 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22। आप सभी में 22 दिया गया है। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 22 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 1।
आप सबसे पहले प्लस की अलग ऐड कर लीजिए, तो 9 और 7 16 5 21 माइनस माइनस का 3 और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 4 अपान 22। 21 में 4 घटाएंगे बेटा 17 आएगा, तो 17/21 इसका आंसर सही होगा। 17/22 सॉरी, ये ऑप्शन इसका सही होगा बी। अब अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मैथ के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 60 है 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 18 माइनस मंझला ब्रैकेट 16 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस और ये हमारा बार ब्रैकेट। इसका आंसर क्या होगा, पूछ रहा है किसके बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इससे सॉल्व करेंगे, बाकी वैसे लिख देंगे। 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 में 1 गया बेटा 3। फिर सॉल्व करते हैं इसको बेटा 8 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 में 3 गया बेटा 2। छोटा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब मंझला ब्रैकेट की तरफ चलते हैं बेटा। 8 माइनस 18 माइनस 16 में 2 गया 14 आएगा बेटा, तो 8 माइनस 18 में 14 गया 4, 8 में 4 गया बेटा 4। तो ये रहे बेटा आज के आपके मैथ के 20 क्वेश्चंस। ये रहा नवोदय का पेपर हमारा। अब हम इसके रीजनिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निर्देश। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं हम लोग। मानसिक योग्यता परीक्षण है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। ये 3 फिगर हमारे एक समान है और चौथा डिफरेंट होगा। तो इन चारों क्वेश्चंस में हमें डिफरेंट फिगर ढूंढने हैं। सबसे पहले देखते हैं, इसमें क्रॉस आमने सामने है और डॉट आमने सामने है डायगोनल में, विकर्ण के रूप में। इसमें क्रॉस एक ही तरफ है, इसमें भी क्रॉस एक ही तरफ और इसमें भी क्रॉस। तो इसका आंसर पहला होगा ए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 6 भुजा है, एक ही त्रिभुज है, मतलब खष्टभुज है, एक ही फिगर है। इसमें पंचभुज है, इसमें स्क्वायर है हमारा, वर्ग है, लेकिन इसमें 2 ट्रायंगल त्रिभुज जुड़े हुए, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एरो जो दी गई है, तीर बनी हुई, सभी के पीछे यहाँ पे डॉट दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में डॉट नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें हमें त्रिभुज ट्रायंगल दिए गए हैं, इनके अंदर के हम लोग काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मतलब A B और D में 5 5 है और C वाले में हमारा 6 है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भाग 2 है हमारा। निर्देश क्या कह रहे हैं, 5 से 6 8 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है और सेम फिगर हमको ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेम फिगर हमारा बी रहा। 6 वाले में देखते हैं, 6 का भी हमारा बी होगा। देखिए इनके जो एरो हैं ये एक ही तरफ जा रहे हैं, इनमें एरो ये इधर का एक तरफ जा रहा है लेकिन इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 का भी बी होगा हमारा। 8 में देखते हैं, 8 का होगा हमारा डी, सेम फिगर। 8 का आंसर सही होगा डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 कह रहा है कि इसमें एक फिगर आपको दिया गया है, इसका एक पार्ट कट है। तो इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो इसको मतलब अच्छे से कवर कर लेगा बिना दिशा परिवर्तन किए। तो देखिए यहाँ पे हमारा डार्क पार्ट है, तो डार्क इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं, तो बी सी तो हो ही नहीं सकते। अब देखिए ये डार्क पार्ट में ये जो एरो है अंदर की तरफ बाहर की तरफ झुकाव ले रही हैं, तो इसमें भी ये बाहर की तरफ है लेकिन ये अंदर की तरफ झुकाव है, इसलिए इसका आंसर सही होगा डी। जिसका भी पेपर है ये बिल्कुल सही आंसर टिक किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। देखिए इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वर्ग बना हुआ है, इसके सेंटर में 3 वर्ग बने हुए हैं। तो सबसे पहले सेंटर में वर्ग की तरफ चलेंगे, तो पहला ऑप्शन तो इधर की तरफ जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं।
दूसरी वाले में देखते हैं 2 वर्ग बने हैं और डी वाले में 3 ऑप्शन बने हैं, लेकिन ये क्रॉस लाइन नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, बिल्कुल सही। 11 क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारे 3 डॉट दिए गए हैं, इसमें यहाँ पे 1 डॉट होना चाहिए, तो इसमें तो 1 डॉट कॉर्नर पे है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। इन दोनों में देखिए ये इस कोने में जा रहा है, ये इसका आंसर सही होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो 12 नंबर है हमारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से। इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा सही होगा सी, सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इसमें भी ये 3 फिगर्स एक दूसरे से रिलेटेड है और अगला फिगर हमें फिगर आउट करना है। देखिए पहले प्लस का साइन, धन का निशान यहाँ था, फिर इसके बाद यहाँ आ गया, जीरो नीचे आ गया, भाग इधर हो गया, ये मतलब एक साइकिल में घूम रहा है। तो अब दूसरी बार प्लस यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, अब प्लस कहाँ होगा अगले फिगर में, इस जीरो की जगह होना चाहिए। तो जीरो की जगह प्लस किस में है हमारा, सिर्फ सी में है, तो इसका आंसर सही होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए ये भी ऐसे घूम रहा है, पहले गुणा का निशान यहाँ था, अब यहाँ हो गया, अब यहाँ हो गया। अब कहाँ जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा एक स्थान, तो ऊपर किस में है, ए में है और डी में है। अब देखिए गुणा का जब ऊपर हो गया तो स्टार इसके ऊपर हो जाएगा, तो स्टार सिर्फ डी वाले में ऊपर है, इसका आंसर सही होगा डी। अगले क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये हमारा क्रॉस ऐसे दिया गया है, ये फिर ये वर्ग बन रहा है, फिर ये बन रहा है, एक एक घटता जा रहा है, एक एक घटता, एक लाइन इसमें कम हुई, फिर ये ऐसे हो गई, फिर एक लाइन कम हुई, ऐसे हो गया, अब एक लाइन कम होगी, तो इसका आंसर सही होगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये एक एरो दी गई है, बीच में हमारी 3 लाइन दी गई हैं। पहले एरो का इधर डायरेक्शन था, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, फिर नॉर्थ का ईस्ट की तरफ हो गया, अब नॉर्थ की तरफ है, अब वेस्ट की तरफ होगा, मतलब इधर होगा। इधर वाले में बी और सी। अब देखिए यहाँ 3 लाइन थी, यहाँ 2 लाइन, यहाँ 1 लाइन, अब होगी, अब एक भी लाइन नहीं होगी, मतलब ऑप्शन सी सही होगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें भी फिगर आउट करना है। देखिए पहले यहाँ पे डार्क थे और बीच में एक छोटा सा स्क्वायर आपको दिख रहा है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ब्लैंक। अब यहाँ पर ब्लैंक स्क्वायर में छोटे से डार्क स्क्वायर दिख रहे हैं। फिर देखिए ये कन्वर्ट हो गया, ब्लैंक, ये डार्क ब्लैंक वाले इधर आ गए, डार्क वाले इधर हो गए। अब ये लाइनिंग वाले देखिए, अब ये लाइनिंग कन्वर्ट होगी, इधर आ जाएगी, तो लाइनिंग कन्वर्ट देखिए पहले में तो सामने सामने अपोजिट होना चाहिए, ऐसे डायगोनल साइड में। ये देखिए इसमें तो ये लाइनिंग है, लेकिन ये छोटा वाला लाइनिंग, ये नहीं होगा, इसमें सही होगा आपका सी ऑप्शन। अब बात करते हैं, देखिए ये 2 एरो इधर की तरफ जा रही हैं, फिर दूसरे में 1 एरो बची और नीचे की तरफ जा रही है। अब इसमें इधर जा रही है, तो ये 1 एरो बचेगी और ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ ये है, यहाँ डॉट था, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ डॉट है, यहाँ ब्लैंक, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें दिया गया त्रिभुज, फिर गोल सर्कल है हमारा, वृत्त है, फिर वर्ग है। अब सबसे पहले क्या किया गया, वर्ग को लिया गया, वर्ग के अंदर गोले को, गोले के अंदर त्रिभुज को। तो ऐसे ही पहले यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में गोला है, तो पहले गोला को लेंगे, फिर उसके अंदर त्रिभुज को लेंगे, फिर वर्ग को लेंगे, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका मुंह ईस्ट की तरफ जा रहा है और इसके बाद ये नॉर्थ की तरफ हो गया, पूर्व से उत्तर दिशा की ओर हो गया। अब ये देखिए इट मीन्स ये पूरा पूरा 90 डिग्री 90 डिग्री घूम गया, 90 अंश। अब इसको जब 90 अंश घुमाएंगे तो ये इसका डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, इट मीन्स इसका आंसर सही होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आपके जो फिगर दिए गए हैं, इनमें कौन सा फिगर ऐसा उठा के रख दिया जाए जो इस फिगर इस आकृति को पूरा कर देगी। तो इसमें देखिए इसमें 2 ट्राइंगल ऐसे शेप में बन रहे हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। इसमें देखते हैं, इसमें सही होगा सी। इसको जब रखेंगे ये अंदर की तरफ खाली है, इसको भर देगा, ये बाहर की तरफ निकला है, ये खाली, इसको भर देगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ये इसमें ऑप्शन सही होगा ए। इसको जब आप इसमें फिट कर देंगे, इसका मुंह देखिए इधर की ओर है, ये पूरा वर्ग बनना चाहिए हमारा। देखिए अब इस क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, तो इसमें इस खांचे को इसमें जब फिट कर देंगे इसमें, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25। अब ये मिरर है। मिरर में क्या होता है, जस्ट चीज़ें पलट जाती हैं। जैसे ए हमारा इस तरह से बना होता है बी, तो मिरर में बी ऐसे बनता है। तो ऐसे ही देखिए ये तो सेम ही रहेगा, टी का टी ही होता है, टी सभी में सेम है। अब ये वी इधर आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा इसके, ये है, और ए आगे की तरफ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये डॉट तो सेम डॉट ही रहेंगे। अब ये देखिए बाहर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ ही रहेंगे। इसमें एक अंदर है एक बाहर है, इसमें दोनों बाहर हैं, इसमें एक अंदर एक बाहर। तो ये सी हो सकता है, ए हो सकता है, इन दोनों में चेक करते हैं। अब इसे इधर देखिए, ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इधर भी बाहर की तरफ ही जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। इसमें देखते हैं। अब देखिए ये ऊपर नीचे नहीं होता है, ये देखिए ऊपर की तरफ है इसका मुंह, तो ये इसमें नीचे है, ये नहीं होगा ऑप्शन। इसमें छोटे छोटे दिए गए, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए ऐसे लंबे लंबे हैं, इसमें खड़े खड़े हो गए, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साफ साफ दिख रहा है, इसमें ये इसका पार्ट ऊपर है, ये छोटा हो गया ये पार्ट, इसका ऑप्शन सही होगा सी। अब ये देखिए ये डॉटेड है, कागज कटिंग के क्वेश्चन है। अब इसको ऐसे मोड़ा फिर ऐसे मोड़ा, अब इसमें डॉट किए, जब डॉट किया अब इसको आप ओपन करेंगे तो 3 डॉट इधर हैं और 3 ही डॉट इधर हो जाएंगे ऐसे। और फिर जब इसको नीचे की तरफ ओपन करेंगे ऐसे, तो ये 3 डॉट ऐसे इधर आ जाएगा और 3 डॉट इधर। तो ये मतलब 3 3 6 3 9 3 12 डॉट किस में होंगे, इस तरह से ये फिगर आउट बनेगा। इट मीन्स 4 4 8 4 4 8 और एक ऊपर नीचे कॉर्नर में। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। इसकी कागज कटिंग देखिए, इसको जब इस तरह से मोड़ा गया फिर ऐसे मोड़ेंगे तो देखिए ये तुम्हारा ऐसे था फिर ऐसे हो जाएगा, और फिर जब ऐसे मोड़ेंगे तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। ऐसे फिर ऐसे ही ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा सी पार्ट। अब इसमें देखिए इसमें कटिंग हुई ऐसे, जब इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा ऐसे, और फिर जब इसको नीचे की तरफ ओपन करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गोला ऐसे, पहले इसको ऐसे क्लोज किया, फिर जितना पार्ट आया हमारा उसको ऐसे क्लोज किया। अब जब इसको ओपन करेंगे तो एक गोला ये है, फिर दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन सही होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इन 3 फिगर्स को मिला के कौन सा शेप बनेगा। तीनों फिगर देखिए किस में है, इसमें 2 त्रिभुज है, नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज देखो किस में है, इसमें 1 2 3 4, और 4 इसमें नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 है, लेकिन ये वाला शेप हमारा सी में है, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा स्क्वायर रेक्टेंगल हो गया, और ये वाला पार्ट हमारा ये हो गया, और ये वाला पार्ट ये, इसका ऑप्शन सही होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा होगा डी पार्ट। अब देखिए ये चित्र हमको 4 फिगर से दिए गए हैं। देखिए किसमें सम्मिलित बनना हमारा, तो ये बनना हमारा सी में। ये फिगर सी में आ रहा है, ये वाला देखिए ये भी सी में आ रहा है, और ये वाला एरो देखिए किस में मिल रहा है हमको, एरो, ये कट पार्ट है तो ये इतना कट है, तो ये हमारा ए। अब बढ़ते हैं हम लोग हिंदी वाले सेक्शन की तरफ। मैथ वाला सेक्शन मैं पहले ही करा चुका हूँ आप लोगों को। ये देखिए एक अब आपको अनुच्छेद दिया गया है, कह रहा है सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं, जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। मकड़ियाँ के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। बहुत इनको कायदे से बहुत ध्यान से अनुच्छेद को पढ़ा जाता है। अधिकांश मकड़ियाँ गहरे मटमैले रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियाँ अपने जाले में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं, कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है, वह निकलना चाहता है पर निकल नहीं सकता, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है, इट मीन्स उनका भोजन आ चुका है। इसलिए जाले के बिना मकड़ियाँ वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अस्तित्व मीन्स होता है जीवन।
ये अनुच्छेद किसके बारे में है? मकड़ी के जाले का महत्व, मकड़ियों के लिए कीड़ों का महत्व, अंडे देने का महत्व, मकड़ियों का स्वभाव। तो ये अनुच्छेद हमारा होगा मकड़ी के जाले का महत्व। अगर जाला नहीं होगा तो ना ही वो छुप पाएगी मकड़ी और ना ही वो अपने भोजन को पकड़ पाएगी। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? वे अंडे पकड़े रहते हैं, सही है ये। वे भोजन पकड़ते हैं, ये भी सही है। वे जल ढूंढते हैं, क्या वो जल ढूंढते हैं क्या? नहीं। तो पूछा इसने सही नहीं है, तो ये होगा सी। अगला, फंसा का समानार्थी शब्द क्या होता है? फंसना मीन्स चिपका, खाया, फंसा का खाया होगा नहीं, छिपा होगा नहीं, भागा होगा नहीं, चिपका होगा। अगला देखिए, मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाले में कुछ फंसा है? मतलब वे अनुभव हो जाता है उनको, जब जाला हिलने लगता है तो वे अनुभव करती हैं। तो ये क्या होता है? वे अनुभव से पता चल जाता है उन्हें। अनुच्छेद के अंतिम भाग में अस्तित्व का मतलब क्या होता है? अस्तित्व का मतलब होता है उनका जीवन, जीवित रहना। तो इसमें सुरक्षा नहीं होगा, इसमें होगा जीवित रहना। अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 है हमारा, कह रहा है अनुच्छेद 2 है, कह रहा है पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, मंदिर या आप मकान बनाते हो खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं। चित्र और मूर्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्षय हो जाती हैं, किंतु के पुस्तकें जीवित रहती हैं। अनादिकाल से पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती, जो आज भी उतने ही ताजा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। वे ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी ना हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। पुस्तकों के बारे में, पुस्तक के महत्व के बारे में बताया गया है। कह रहा है मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे उपयोगी, अनुचित नहीं होगा उसमें, उपयोगी कृतियां हैं। पुस्तक सबसे उपयोगी होती है ना हमारे जीवन के लिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी क्योंकि उनमें महान विचार होते हैं, अनुचित उत्पाद नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? अनुचित का समानार्थी अनुपयुक्त होता है, ये सही है आपका। अगला, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि हमें प्रशिक्षित करती हैं, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, बिल्कुल। समय से परे होती हैं, मानवीय प्रयास का उत्सव मनाती हैं, नहीं, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। पुस्तकें क्या करती हैं? हमें प्रशिक्षित करती हैं। इसमें फिर से देख लीजिए एक बार, वह चलन से बाहर उत्साहित में से कोई चीज अधिक जीवित नहीं है, तो जो अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अधिक क्षेत्र में सहायता करती हैं। ठीक है। अनुच्छेद में ढहना शब्द का अर्थ होता है बिखर जाना। ढहना का अर्थ होता है बिखर जाना, ढह जाना या बिखर जाना। अगला है अनुच्छेद हमारा 3, कह रहा है सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती किंतु प्रायः बड़ी होती है। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं जिसमें उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तिरने में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपरी उठती मात्रा की सहायता से बड़ी देर तक तिरता हुआ देखना बहुत सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उड़ती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़फड़ाए उठा सकती है। अच्छा, अब देखिए सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन डी होगा, इसका सही है। मादा सुनहरे बाज कैसे पहचाना जा सकता है? सुनहरा बाज अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती किंतु प्रायः बड़ी होती मादा। तो मादा सुनहरे बाज को पहचाना जा सकता है, ये नर से बड़ी होती है, मतलब बड़ा आकार होता है। इसका ऑप्शन सही होगा डी। घने भूरे पर
तो नर के भी होते हैं और मादा के भी होते हैं। क्वेश्चन हमसे मादा का पूछा गया है, तो मादा क्या होती है? मादा नर के समान ही होती है किंतु प्रायः बड़ी होती है, इसका आकार बड़ा होता है। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए होता है? ऊंचा स्थान, विशाल ऊंचाई वाले स्थान इनको चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसा खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है और यह खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं। तो इसमें विशाल ऊंचाइयां भी हो सकता है और खुला क्षेत्र भी हो सकता है। देखो कौन सा ऑप्शन इसमें लगाया जा सकता है। शानदार के समान अर्थ वाला कौन सा शब्द होगा? शानदार का समानार्थी पर्यायवाची शब्द होता है भव्य। भव्य मीन्स बहुत बड़ा होता है, शानदार होता है, अच्छा होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है? विशाल मीन्स होता है बड़ा, विलोम शब्द पूछ रहा है, छोटा भी होता है, नन्हा भी होता है, और विस्तृत विलोम शब्द नहीं होता है। इसका ऑप्शन सही होगा बी। अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद हमारा है रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। यह एक यंत्र होने के कारण यह न गलतियां करता है न थकता है, यह कभी शिकायत भी नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीजें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं। इसमें थका का समानार्थी शब्द, थका मीन्स थक जाना, इसका अन्वेषण नहीं होगा, निर्वात नहीं होगा, खतरनाक इसका होगा निढाल। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र है, सही है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। मानव जैसे दिखाई देते हैं, थके हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या है? ये एक यंत्र होने के कारण यह गलतियां नहीं करता, यह एक यंत्र है। अच्छा, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है? रोबोट क्या नहीं करता है? घर की साफ सफाई कर सकता है, टेलीफोन कॉल का उत्तर दे सकता है, कार बना सकता है, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं सकता फिलहाल अभी रोबोट जो अनुच्छेद में हमारे दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत होगा? खतरनाक का विपरीत होगा सुरक्षित, सही है। अगला, रोबोट के बारे में इसका ऑप्शन बी सही होगा। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, सही है। रोबोट गलतियां नहीं करते, ये भी सही। रोबोट एक बहुत उपयोगी है। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो अधिकांश मानव जैसे दिखाई देते हैं क्या? यह न गलतियां करता न थकता है, यह कभी शिकायत भी नहीं करता। अधिकांश नहीं, रोबोट ही कैसे होते हैं? यंत्र होते हैं, यंत्र जैसे दिखाई देते हैं। तो ये रहा आज का आपका नवोदय का 18 जनवरी को हुआ पेपर का फुल सॉल्यूशन है। सभी लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने सही हैं, कितना स्कोर बन रहा है। रही बात कट ऑफ की, आपके सिलेक्शन होने की, तो घबराइएगा नहीं मेरे प्यारे छोटे मोटे नन्हे मुन्नों रसगुल्लों। यदि आपका स्कोर 80+ बन रहा है, 80+ यदि आपका स्कोर बन रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आप रेस में शामिल हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आप जिस भी क्लास में जहां भी आप पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक सभी को।